एक ऐसी लिकर पॉलिसी जिसने दिल्ली की पॉलिटिक्स में अर्थक्वेक ला दिया। क्यों आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट ही तिहाड़ जेल में डाल दी गई और गवर्नमेंट वर्सेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की लंबी जंग शुरू हो गई। आखिर क्या था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का वो मामला जिसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा लिकर स्कैम कहा जा रहा है। इस लिकर स्कैम का साउथ ग्रुप कनेक्शन क्या था? क्या डिफरेंट था छत्तीसगढ़ और दिल्ली लिकर स्कैम में? क्या छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लिकर स्कैम किसी सीरियस डेमोक्रेटिक क्राइसिस की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या इस स्कैम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोर्ट से इनोसेंट साबित हो गए हैं? इस स्कैम में कैग ने क्या रिपोर्ट दी है? क्यों इस तरह के स्कैम को कोर्ट में प्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है? नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी दिल्ली लिकर स्कैम की। मामला कोर्ट के अधीन है और इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। एक ऐसा स्कैम जिसने ईमानदार आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी। कैग ने अपने ऑडिट में इस स्कैम का अनुमान 2026 करोड़ का लगाया। न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से इस स्कैम को एग्जीक्यूट किया गया था। समय था फरवरी 2021 का, जब इस स्कैम की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन के लीडरशिप में मिनिस्टर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। इस ग्रुप को एक्साइज पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन देने के लिए कहा गया था। मनीष सिसोदिया, जिसके पास एक्साइज डिपार्टमेंट भी था, न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लेकर आए। इस बिल का ऑब्जेक्टिव दिल्ली में लिकर सेल को प्राइवेटाइज करना और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम करना था और यहीं से स्कैम की फाउंडेशन तैयार हो गई। इस बिल में प्राइवेट ट्रेडर्स को लिकर बिजनेस में एंट्री के लिए इनवाइट किया गया। गवर्नमेंट ने इसका ऑब्जेक्टिव एक्साइज डिपार्टमेंट में रेवेन्यू में भारी वृद्धि करना बताया, लेकिन इसके पीछे का रियल मोटिव लिकर शॉप के गवर्नमेंट ओनरशिप को खत्म करने का था। यहाँ प्राइवेट कंपनियों को लिकर शॉप ऑपरेट करने के लाइसेंस दिए गए और लिकर शॉप के गवर्नमेंट ओनरशिप को प्राइवेट ओनरशिप से रिप्लेस कर दिया गया। इसमें एनुअल लाइसेंस को 8 लाख रुपीज से बढ़ाकर 75 लाख रुपीज करने का प्रपोजल रखा गया। पूरी दिल्ली की एरिया को 32 जोन में क्लासिफाइड किया गया। हर जोन में 8 से 10 वार्ड शामिल थे। हर जोन में 27 लिकर आउटलेट प्रस्तावित थे। इस तरह से 32 जोन में 849 लिकर शॉप खोलने का प्रस्ताव था। इस नई लिकर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल सरकार का दावा था कि इसमें लिकर माफिया का सफाया होगा और नए आउटलेट्स पर आने वाले कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होगा। इस नए लिकर बिल पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने अनऑथोराइज्ड एरिया पर कुछ शर्तों को लगाकर अपनी स्वीकृति दे दी। लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट होते ही अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी के लोग करप्शन का आरोप लगाने लगे। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने न्यू लिकर पॉलिसी में प्रोसीजरल वायलेंस की रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी। इस रिपोर्ट में कई इरेगुलरिटीज का उल्लेख था। लाइसेंस फीस माफ करना, सेलेक्टेड लिकर मर्चेंट को प्रॉफिट पहुंचाना और फॉरेन लिकर पर छूट देना। इस रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए एलजी वी.के. सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद विवाद बढ़ता हुआ देखकर दिल्ली गवर्नमेंट ने नई लिकर पॉलिसी को रद्द करके पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। यही कदम दिल्ली गवर्नमेंट के लिए घातक और चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया। अब तक घोटाले का आरोप और संदेह अब यकीन में बदल गया। अपोजिशन अब और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे। जनरली जब कोई गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है तो उसका मोटिव होता है कंपटीशन बढ़ाना, करप्शन को कम करना। लेकिन दिल्ली लिकर स्कैम के मामले में जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई का एलिगेशन है कि यहां प्राइवेटाइजेशन का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने और किकबैक वसूलने के लिए एक वेपन के रूप में किया गया। एजेंसियों के अनुसार पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के हाथों में बिक्री सौंपकर इन 5 तरीकों से इस स्कैम को किया गया। पहला है कंप्लीटली एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। पहले दिल्ली में करीब 60% दुकानें गवर्नमेंट की थी। नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने लिकर की बिक्री से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया और 849 दुकानों को लाइसेंस निजी वेंडरों को दे दिए गए। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि लिकर की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खत्म हो जाए और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अंडर द टेबल डील करना आसान हो सके। दूसरा है मैसिव हाइक इन लाइसेंस फीस, जिसे हम बैरियर ऑफ एंट्री भी कहते हैं। गवर्नमेंट ने लिकर लाइसेंस की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कई मामलों में ये करोड़ों रुपए तक थी। इतनी ऊंची फीस रखने का मोटिव छोटे दुकानदारों को इस रेस से बाहर करना था, ताकि केवल साउथ ग्रुप जैसे बड़े और इफेक्टिव सिंडिकेट ही इस टेंडर में शामिल हो सकें। इससे मार्केट में कुछ खास लोगों की मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गई। तीसरा है होलसेल प्रॉफिट मार्जिन को 2% से 12% तक बढ़ाना। ओल्ड पॉलिसी में होलसेलर का प्रॉफिट फिक्स था। न्यू पॉलिसी में इसे 2% से इंक्रीज करके 12%
कर दिया गया, यानी प्रॉफिट 6 टाइम इंक्रीज हो गया। अगर मान लें कि ओल्ड पॉलिसी में किसी लिकर बॉटल का प्रॉफिट 20 रुपीज था तो न्यू पॉलिसी में 120 रुपीज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रेडर्स का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट को क्या मिला। यहीं पर पेच है। जहां ओल्ड पॉलिसी में गवर्नमेंट को टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगभग 300 रुपीज मिल रहे थे, वहीं न्यू पॉलिसी में ये डिक्रीज होकर लगभग 50 रुपीज ही रह गया। इन अदर वर्ड, देयर वाज ए मैसिव 83% ड्रॉप इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ईडी और सीबीआई का एलिगेशन यही है कि गवर्नमेंट ने अपना लॉस करके प्राइवेट लीकर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट इसलिए बढ़ाया ताकि उसे इंक्रीज 12% प्रॉफिट में से 6% प्रॉफिट किकबैक या ब्राइब के रूप में वापस पॉलिटिकल फंड या लीडर्स तक पहुंचाया जा सके। फोर्थ, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर का नेक्सस। अकॉर्डिंग टू रूल, जो लिकर मैन्युफैक्चरर है वही उसे होलसेल में सेल नहीं कर सकता और वही रिटेल शॉप नहीं चला सकता। इसे ही कार्टेलाइजेशन रोकने का रूल कहते हैं। एलिगेशन है कि प्राइवेटाइजेशन की आड़ में ऐसे सीक्रेट एग्रीमेंट किए गए कि लिकर बनाने वाली कंपनियों ने ही बेनामी तरीके से होलसेल और रिटेल की लिकर शॉप भी हथिया ली। इससे पूरी सप्लाई चेन पर एक ही गुट की मोनोपोली हो गई, विच वॉज लीगली रॉन्ग। फिफ्थ है अनुचित छूट और फीस माफी। प्राइवेट हैंड में कमान देने के बाद गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाया गया, उन्होंने रूल को ताक पर रखकर प्राइवेट वेंडरों को प्रॉफिट पहुंचाया। कोविड-19 का बहाना बनाकर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एयरपोर्ट पर लिकर शॉप न खुल पाने की स्थिति में वेंडर्स की अर्नेस्ट मनी जब्त करने की बजाय उन्हें वापस कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन का ये मॉडल इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नहीं बल्कि इज ऑफ करप्शन के लिए बनाया गया। गवर्नमेंट लिकर शॉप को हटाकर प्राइवेट सिंडिकेट को जगह दी गई और उनका प्रॉफिट मार्जिन पेपर्स पर बढ़ाया गया और फिर इंक्रीज प्रॉफिट का एक हिस्सा ब्राइब के तौर पर वापस लिया गया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट इन एलिगेशन को सिरे से खारिज करती आई है। उनका आर्गुमेंट है कि न्यू लिकर पॉलिसी से रेवेन्यू इंक्रीज होता और लिकर माफिया का खात्मा होता, लेकिन एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच बिठाकर इस सक्सेसफुल पॉलिसी को फेल कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा लगातार लगाए जा रहे एलिगेशन के बाद विवाद बढ़ता गया और ये देखकर दिल्ली गवर्नमेंट ने नई लिकर पॉलिसी को रद्द करके पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी। यही कदम दिल्ली गवर्नमेंट के लिए घातक और चोट की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद रेड डाले गए, फिर ईडी की एंट्री हुई और देखते ही देखते यह मामला देश के सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मैटर में बदल गया। इसके बाद काउंटर चार्जेस का एक दौर शुरू हुआ। एक तरफ बीजेपी, ईडी, सीबीआई और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। कोर्ट में इस स्कैम को ईडी और सीबीआई प्रूफ कर पाएंगे। कोर्ट में इस स्कैम को ईडी और सीबीआई प्रूफ कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन इस स्कैम की क्रोनोलॉजी को जिस तरह से कैग, ईडी, सीबीआई ने सामने लाया है, वो सारे इस स्कैम की गवाही और दोषियों की पहचान चीख चीख कर रहे हैं। कोर्ट में लीगल दांवपेच द्वारा इस स्कैम और दोषियों की पहचान एक अलग विषय है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह के स्कैम में कई तरह के लीगल दांवपेच में कुछ भी प्रूफ नहीं होता और कल्प्रेट बच निकलते हैं। अल्टीमेटली इस स्कैम में भी यही होगा। इस समय इस स्कैम के सभी एक्यूज्ड बेल पर जेल से बाहर हैं। इस स्कैम पर आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी, जिसमें इसने सिर्फ और सिर्फ ये जस्टिफाई करने का प्रयास किया है कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं और पूरी आम आदमी पार्टी इनोसेंट है। तो क्या ईडी और सीबीआई के आरोप झूठे हैं? चलो माना कि ईडी और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो वो पिंजरे में बंद तोते हो सकते हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट भी तो इस स्कैम की कंफर्मेशन चीख चीख कर रही है। अब यहाँ कैग की रिपोर्ट ज्यादा रिलायबल क्यों है? तो कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। इसे इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में प्रोविजन किए गए हैं और समय समय पर कैग ने ये प्रूव भी किया है कि वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। साथ ही ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की जांच करता है। इसके पहले भी कैग ने कई स्कैम को उजागर किया है। अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट, नई लिकर पॉलिसी से दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ था। इसके अलावा कैग ने इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इरेगुलरिटीज की गई थी उसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट में डिटेल में बताया है। कैग की पूरी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप इस स्कैम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए। कुछ इनके जैसे यूट्यूबर अपने वीडियो में बेल पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के लीडरों को इस मामले में बरी बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इन लीगल टर्म्स बीइंग एक्यूटेड मींस कोर्ट ने उन्हें इनोसेंट मान लिया है, जबकि बेल मतलब है मामले की सुनवाई जारी रहेगी लेकिन एक्यूज्ड को जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर 2024 को सीबीआई वाले मामले में बेल देते समय मेनली ये 4 ग्राउंड बताए थे। पहला, लंबे समय तक जेल में रहना। कोर्ट का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल पूरा हुए इंडेफिनिट पीरियड तक जेल में रखना आर्टिकल नंबर 28 के अकॉर्डिंग
इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी है। सेकंड है इन्वेस्टिगेशन में देरी की संभावना। कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में थाउजेंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विटनेस हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिमनी पर लंबा समय लग सकता है। ट्रायल जल्द खत्म होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होने के कारण उन्हें और अधिक कस्टडी में रखना अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड है एब्सेंस ऑफ फ्लाइट रिस्क। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल के देश छोड़कर भागने यानी फ्लाइट रिस्क की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और न ही वे एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस पहले से ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास सिक्योर है। फोर्थ है क्वेश्चनिंग द नीड फॉर अरेस्ट। सीबीआई द्वारा किए गए अरेस्ट और टाइम पर कोर्ट ने कमेंट किए। कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि एजेंसी इंक्वायरी करना चाहती, बल्कि इसके लिए सॉलिड लीगल बेस होना चाहिए। इस तरह से अरविंद केजरीवाल और अदर एक्यूज्ड बेल पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाए थे। इन सब का कंक्लूजन इतना ही है कि केजरीवाल पर केस अभी चल रहा है, वह केवल सब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग से बाहर है। अब इस स्कैम का पार्ट साउथ ग्रुप क्या था उसको समझते हैं। दिल्ली लिकर स्कैम में साउथ ग्रुप उन ट्रेडर्स, पॉलिटिशियन और मिडिलमैन के एक ग्रुप को कहा गया है जिन्होंने कथित तौर पर लीकर पॉलिसी को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने का काम किया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के अनुसार इस ग्रुप की भूमिका को इस तरह से समझा जा सकता है। साउथ ग्रुप के की मेंबर्स। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का दावा है कि इस ग्रुप में साउथ इंडिया के प्रभावशाली लोग शामिल थे। पहला नाम के कविता, तेलंगाना की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की डॉटर और बीआरएस लीडर हैं। एलिगेशन है कि के कविता ने इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी में प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट किया था। उनके करीबी सहयोगी अरुण पिल्लई को इस कंपनी में उनका रिप्रेजेंटेटिव बताया गया था। ईडी ने अपने चार्जशीट में ये भी एलिगेशन लगाया था कि के कविता ने जांच के दौरान कई मोबाइल फोन बदले और डाटा डिलीट किया, जिससे एजेंसियों ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश माना। के कविता को मार्च 2024 में हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया गया था। लगभग 5 मंथ जेल में रहने के बाद 27 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का ये एलिगेशन है कि के कविता वो लिंक थी जिन्होंने साउथ इंडिया के बड़े ट्रेडर्स और दिल्ली के लीडर्स के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और पॉलिसी सेटिंग में इमीडिएटर की भूमिका निभाई थी। दूसरा नाम है मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी, आंध्र प्रदेश से सांसद जो अब टीडीपी पार्टी में है। राघव मंगुटा, ये मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी के पुत्र हैं। अगला नाम है शरद चंद्र रेड्डी, अरविंदो फार्मा के निदेशक और एक बड़े लिकर ट्रेडर हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का सबसे बड़ा एलिगेशन है कि साउथ ग्रुप ने दिल्ली के न्यू लिकर पॉलिसी में अपने हिसाब से बदलाव करवाए। अपने हिसाब से बदलाव करवाने और लिकर में बड़े लाइसेंस हासिल करने के लिए रूलिंग पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ की एडवांस किकबैक यानी रिश्वत दी थी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इन सब के पीछे साउथ ग्रुप का प्रॉफिट क्या था। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इस ग्रुप ने ब्राइब इसलिए दी थी ताकि उन्हें दिल्ली के लिकर मार्केट में मोनोपोली और हैवी प्रॉफिट मिल सके। अब बात करते हैं रोल ऑफ इंटरमीडिएटर्स का। एजेंसियों के अनुसार साउथ ग्रुप और दिल्ली के लीडर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कुछ मीडिएटर्स का यूज किया गया था, जिसमें विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली के नाम मुख्य रूप से हैं। इस मामले में साउथ ग्रुप के कई सदस्यों को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद इस स्कैम के इन्वेस्टिगेशन में ड्रामेटिक टर्न उस समय आया जब मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके पुत्र सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने एजेंसियों को इस कथित डील की जानकारी दी। के कविता को भी इस मामले में जेल जाना पड़ा था, जो फिलहाल बेल पर जेल से बाहर है। इस स्कैम में साउथ ग्रुप के रोल को अगर एक लाइन में बताना हो तो वो होगा, साउथ ग्रुप वो सिंडिकेट था जिसने पैसे के दम पर दिल्ली की लिकर पॉलिसी को हाईजैक कर लिया था ताकि वे अपना बिजनेस बढ़ाकर बदले में लीडर्स को फंडिंग दे सके। हालांकि इन सभी एलिगेशन पर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब बात करते हैं आम आदमी के सरोकार की। जी नहीं, ये पार्टी की बात नहीं है, बल्कि हम आप जैसे आम आदमी की बात है जो इस सिस्टम और डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। लगभग एक ही समय पर दिल्ली और छत्तीसगढ़ का लिकर स्कैम हुआ था। इन दोनों लिकर स्कैम में स्कैम का तरीका अलग था। छत्तीसगढ़ में लिकर बोतल पर लगने वाले स्टिकर को मैनिपुलेट करके स्कैम किया गया था। वहीं दिल्ली में लिकर पॉलिसी में बड़े बदलाव करके ये स्कैम हुआ था। लेकिन इन दोनों स्कैम ने एक ऐसे सीरियस डेमोक्रेटिक क्राइसिस की ओर इशारा किया है जिसे सभी इग्नोर कर रहे हैं। इन दोनों स्कैम के इन्वेस्टिगेशन में एक चीज कॉमनली निकल कर आई है, इन दोनों स्कैम से मिले पैसे का यूज चुनाव में किया गया। हमारे देश में चुनाव में धन बल के बढ़ते प्रभाव से एक सीरियस डेमोक्रेटिक थ्रेट उत्पन्न हो गया है। ज्यादा से
ज्यादा धन खर्च करके पॉलिटिकल पार्टियां आम वोटर्स को मैनिपुलेट कर रही हैं। ये कंडीशन फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ इस सीरियस थ्रेट से डील करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता है, वरना भ्रष्टाचार और चुनावों के बढ़ते धन बल का प्रयोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम जैसे मामलों को कोर्ट में प्रूव करना एक डिफिकल्ट टास्क है। कारण सिर्फ ये नहीं है कि मामला बड़ा है, बल्कि इसलिए कि करप्शन के मॉडर्न मॉडल में डायरेक्ट पैसे लेने के बजाय पॉलिसी डिसीजन, फाइलों और मिडिलमैन का यूज किया जाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम के नेचर ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस से बिल्कुल अलग होती है। कोर्ट में इन्हें प्रूव करना क्यों डिफिकल्ट है, इसके 5 मेन रीजन है। फर्स्ट है मनी ट्रेल को ट्रैक करना। ऐसे स्कीम में ब्राइब का पैसा कभी भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। पैसे को रूट करने के लिए दर्जनों सेल कंपनियां और हवाला नेटवर्क का यूज किया जाता है। एजेंसियां एलिगेशन लगाती हैं कि करोड़ों रुपए कैश में इधर से उधर किए गए। कैश ट्रांजैक्शन का कोई डिजिटल या रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए कोर्ट में ये प्रूव करना कि पैसा किसने लिया, किसने दिया, कब दिया, किसके कहने पर दिया, बहुत टफ हो जाता है। सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस। मॉडर्न एरा में स्कैम में बातचीत के लिए जनरल फोन कॉल की बजाय इनक्रिप्टेड एप्स जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, फेस टाइम का यूज होता है। इस स्कैम में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने ये एलिगेशन लगाया कि एक्यूज ने बार बार अपने मोबाइल हैंडसेट बदले और डेटा डिलीट कर दिया। डिलीटेड डेटा को पूरी तरह से रिकवर करना और उसे कोर्ट में कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर पेश करना टेक्निकली जटिल हो जाता है। थर्ड है क्वेश्चन रेज्ड अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अप्रूवर्स। जब मनी ट्रेल के सीधे एविडेंस नहीं मिलते तो एजेंसियां केस के ही कुछ को एक्यूज्ड को अप्रूवर बनाती है, जिन्हें लीगली माफी मिल जाती है। कोर्ट में एक्यूज्ड के एडवोकेट अक्सर ये आर्गुमेंट देते हैं कि इन गवाहों ने जेल से बचने या एजेंसियों के दबाव में आकर स्टेटमेंट बदले हैं। इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि केवल को एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के बेसिस पर किसी को कल्प्रेट नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उनके साथ कोई कोरोबरेटिव एविडेंस न हो। इस मामले में मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके पुत्र सरकारी गवाह बन चुके हैं। फोर्थ है पॉलिसी वर्सेस स्कैम। कोर्ट में सबसे बारीक लड़ाई लॉ और रेगुलेशन की व्यवस्था को लेकर होती है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि प्रॉफिट मार्जिन 2% से 12% करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजन है ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, और गवर्नमेंट के पास पॉलिसी चेंज करने का सॉवरेन राइट है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि इन बिल के साथ सिर्फ ब्राइब लेने की मोटिव से बनाई गई थी। पॉलिसी डिसीजन में क्रिमिनल इंटेंट प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिफ्थ है 1000 ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लॉन्ग ट्रायल। इन मामलों की चार्जशीट 1000 पेपर की होती है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ विटनेस और काउंटलेस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोर्ट में हर डॉक्यूमेंट को अंडर द रूल ऑफ लॉ वेरीफाई करना होता है। इसमें कई वर्षों का समय लग जाता है। ट्रायल में जितनी देरी होगी केस उतना ही कमजोर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि समय के साथ सबूत और गवाहों की कड़ियां धुंधली पड़ने लगती हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी जब तक कि किसी के अगेंस्ट 100% कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो, कोर्ट उन्हें दोषी नहीं मान सकता। यही कारण है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां कई बार स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होने के बावजूद कोर्ट में उसे लीगली एविडेंस में नहीं बदल पाती। किसी स्कैम में गवर्नमेंट को लॉस होना और किसी व्यक्ति का कल्प्रेट साबित होना दो अलग बातें हैं। ऑडिट रिपोर्ट क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ब्लेम लगा सकती हैं, लेकिन कोर्ट को चाहिए कॉन्क्रीट एविडेंस। और यही वजह है करोड़ों अरबों के स्कैम को कोर्ट में प्रूव करना अक्सर वर्षों की कानूनी लड़ाई बन जाता है। अंत में आप इस स्कैम के बारे में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है? इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।